आज की टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि आज मैं किस हवाले से बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप यूरोप कैसे जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की और भी मालूमाती वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहूँगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप लीगली यूरोप पहुंच सकते हैं। वो कौन सा तरीका है जिसको फॉलो करके आप लोग इज़्ज़त के साथ अपनी कंट्री से यूरोप के किसी भी कंट्री में पहुंच सकते हैं, और वो भी बहुत कम पैसों में। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है यूरोप जाने में और आप पाकिस्तान या इंडिया में हैं या दुबई में हैं और आप बोर हो रहे हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा और आप जाना चाहते हैं लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि हम कैसे जाएं, आपको आइडिया नहीं है या आप कंसल्टेंट्स के पास जा के थक चुके हैं, तो आज की वीडियो में जो स्टेप्स आप लोगों को मैं बताने वाला हूं वो आपके बहुत काम के होने वाले हैं। अगर आप जेन्युइनली यूरोप जाने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसका जो एक एक लम्हा है उसको स्किप ना करें। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको आपके टूर, आपके यूरोप का ट्रिप जो है उसको प्लान करने में, और आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि जो लोग यूरोप जाते हैं वो किस तरीके से जाते हैं और उनको वीज़े किस तरह से आसानी से मिलते हैं। आपने अपने अराउंड में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि फला बंदा यूरोप पहुंच गया, इटली पहुंच गया, स्पेन पहुंच गया या फ्रांस या जर्मनी पहुंच गया, लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि प्रोसेस किस तरह होता है। बहुत सारे लोग जो है ना पाकिस्तान से जाते हैं, ईरान के थ्रू तुर्की पहुंच जाते हैं और फिर तुर्की से जो है ना इल्लीगल जाते हैं। तो मैं उन चीज़ों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज़ देखे हैं और मैं ख़ुद तुर्की भी गया था, तो मुझे पता है, वहाँ मैंने लोगों से बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी कि किस तरह लोग जलील ख्वार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की मौत भी वाक़या हो जाती है, उनकी लाश का भी पता नहीं चल जाता। तो इन चीज़ों को देख के बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे जो है ना नौजवान इस चक्कर में हमेशा के लिए इस दुनिया से फ़ना हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इन्हीं रास्तों को इख्तियार करें और गलत रास्तों पे आप यूरोप के डंकी वगैरह लगाएं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है और आप लोगों को समझाने के लिए है, आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा करने के लिए है कि आप लोग समझ जाएं और जो लीगल तरीका है, जो इज़्ज़त वाला तरीका है, आराम से जहाज़ में बैठ के वहाँ वीज़े पे जाएं। किस तरह जाएंगे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाता हूँ। बस आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप सीरियसली यूरोप जाने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखिए। और अगर आप ऐसे ही बस रैंडमली आपने ये वीडियो ओपन की तो मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि अभी ये वीडियो स्किप करें, इसको ना देखें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो सीरियसली यूरोप जाने में इंटरेस्टेड हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरह आप यूरोप लीगली पहुंच सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो मैं एक अहम बात करना चाहता हूं कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जहन में ये रख लें कि यूरोप जाना जो है ना मुफ्त का काम नहीं है। आप मुफ्त में नहीं जा सकते, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा, पैसे लगाने होंगे, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होगी। क्योंकि अगर आपको कोई बोले कि भाई मुफ्त में यूरोप जा सकते हैं तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये आज ऐसे ही आपको जो है ना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेगी कि इस तरह करें, इस तरह करें, लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना हकीकत बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोगों को सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा और लंबी लंबी नहीं छोड़ूंगा, सीधे पॉइंट पे आऊँगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हकीकत है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। मैं बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है? इस चीज़ को हासिल करने के लिए, इस वीज़ा को हासिल करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपने ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होगी, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना होगा। उसके बाद जाके जो है ना आप लोगों ने अपने आप को इस काबिल बनाना होगा कि यूरोप का कोई भी कंट्री आप लोगों को आपके पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा प्रोवाइड करे। इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी होगी? इन्वेस्टमेंट इस तरह करनी होगी कि इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो आप लोगों ने पूरी करनी होती है। जब तक आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करोगे तो आप लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, दुबई से, इंडिया से डेली बेसिस पे यूरोप के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें बहुत कम लोगों को वीज़े मिलते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना रिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों रिफ्यूज़ हो जाते हैं? उसकी वजह यह है कि उन्होंने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया होता, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से, अपना फ़ाइल प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं किया होता। वो हर बंदा
जो अप्लाई करता है वो जल्दी में होता है। बस हर बंदे को ये कोशिश होती है कि बस मुझे जो है ना कल की बजाय आज ही मिल जाए तो बेहतर होगा, आज ही मुझे वीज़ा मिल जाए और मैं यूरोप चला जाऊं। इस तरह नहीं होता, ये जो है ना शॉर्टकट नहीं होता। इसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी, उसके बाद फिर जो है ना आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं और आप लोगों को यूरोप का वीज़ा आसानी से मिल सकता है। इतनी सारी बातें करने का मतलब यही है कि आप लोगों को मैं कन्विंस कर सकूं कि आप जा सकते हैं। मैंने ख़ुद बहुत सारे लोग देखे हैं जो पाकिस्तान से, दुबई से यूरोप पहुंच चुके हैं और वहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको यूरोप से कोई कहे कि भाई यहाँ की ज़िंदगी अच्छी नहीं है, आप ना आए, तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। आप लोग ज़रूर जाएं, वहाँ पे अपने लिए ज़िंदगी बनाएं, जॉब करें, पैसे कमाएं, ठीक है, और अपने पाकिस्तान में जब आप सेटल हो जाओगे तो आप वापस आ जाएं। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग लीगल तरीके से वहाँ पे जाएं और अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करें और अच्छे पैसे कमाएं। कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छे पैसे ना कमाऊँ, मेरी अच्छी लाइफस्टाइल ना हो और जो है ना मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में या दुबई, सऊदी अरब में जो लोग मज़दूरियाँ करते हैं, ये इन कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है। और आज के दौर में, आज की महंगाई के दौर में तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो अगर आप लोग इन कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं तो जो है ना आपका जो स्टेटस है उसमें चेंज आ जाता है और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, यूरोप जाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप मैं आप लोगों को बताऊं कि वो आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने अपने इस वीज़ा का जो सफ़र आप शुरू करेंगे तो उसमें आप लोगों ने सबसे पहले अपने सोर्स ऑफ इनकम का बंदोबस्त करना होगा। जब तक आप अपना सोर्स ऑफ इनकम अरेंज नहीं करोगे तो दुनिया की कोई कंट्री आप लोगों को वीज़ा नहीं देगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, वो जॉब की शक्ल में हो गया या बिज़नेस की शक्ल में। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम का अरेंजमेंट कर लें। के बाद जो आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम होगा उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में फिर आप लोगों ने तैयार करना होता है। मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपने बैंक स्टेटमेंट, जो रिक्वायरमेंट होती है बैंक स्टेटमेंट की 3 महीने की या 6 महीने की, इतना टाइम तो उस पर गुजरना चाहिए और इतने टाइम तक उसमें सैलरी आनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी आप लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स रिटर्न जो है ना टैक्स पे किया होता है और उसमें आपने अपनी कंपनी रजिस्टर की होती है और साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बहुत सारी चीज़ें, विज़िटिंग कार्ड, सारी चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए। तो एम्बेसीज़ इन चीज़ों पे वीज़ा देते हैं। एम्बेसीज़ झूठ के डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा नहीं देते कि अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, इसको मैं झूठ नहीं बोलता, अगर आप प्रॉपरली अपने कंपनी रजिस्टर करें, गवर्नमेंट को टैक्स पे करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएं, तो इसको मैं फ़ेक नहीं बोलूँगा। फ़ेक मैं उसको बोलूँगा जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वो अपने फ़ीस के चक्कर में या डन के चक्कर में जो है फ़ेक डॉक्यूमेंट्स, किसी और के बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे लगा लेते हैं, तो उसको मैं फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बोलता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई, आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया। उसके बाद फिर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम को डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आप लोगों ने शो करना होता है। उसके बाद जो है ना जब आप सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रेडी करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है कि आपको यूरोप जाने के लिए अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो 100% आपको यूरोप का वीज़ा मिलता है। चांसेस बहुत हाई होते हैं यूरोप वीज़ा हासिल करने की जब आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट होती है, उसमें जेन्युइन ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये सारी मेहनत ओवर द टाइम आपको करनी पड़ती है, तभी आपको यूरोप का वीज़ा मिलता है। अच्छा, आपके यूरोप वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप जितनी भी कंट्रीज़ में घूमोगे उनके वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगेंगे, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होंगी। तो आप एक जेन्युइन विज़िटर लगोगे और उसी बेस पे आपकी जो है वीज़ा अप्रूवल के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कंट्री से मलेशिया जाएँ, थाईलैंड जाएँ, जॉर्जिया जाएँ, अज़रबैजान का विज़िट करें, तुर्की का विज़िट करें और
ताजिकिस्तान का स्टिकर वीज़ा ले ले, तो ये सारी कंट्रीज़ में से एटलीस्ट आप लोगों ने 2 या 3 कंट्रीज़ का जो है ना स्टिकर वीज़ा लगाया हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ट्रैवल हिस्ट्री जब आप बनाओगे तो मेक श्योर करें कि ये एक ही दफ़ा पे आप लोगों ने नहीं बनानी। ये ट्रैवल हिस्ट्री आप लोगों ने ओवर द टाइम जो है ना बिल्ड करनी है। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पर अब जनवरी का महीना है, तो अगर आप जनवरी के महीने में मिसाल के तौर पर गए आप मलेशिया, तो फिर अप्रैल में आप जाए थाईलैंड, ठीक है, और उसके 2-3 महीने बाद फिर आप जो है ना तुर्की का लगाए। तो जब आप तुर्की का लगाएंगे तो तुर्की के बाद भी आप लोगों ने 3-4 महीने का गैप देना होता है। तो 3-4 महीने बाद तुर्की के ट्रिप के आप फिर ये चीज़ें तैयार कर लो, अपने डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट यूरोप वीज़ा के लिए। तो यूरोप में फिर आप कौन सी कंट्री को अप्लाई कर सकते हैं जो आसानी से आपको वीज़ा दे सकते हैं। तो यूरोप में आप नीदरलैंड अप्लाई कर सकते हैं, माल्टा अप्लाई कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट, और स्पेन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, तो आप फ्रांस, इटली, जर्मनी में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटी कंट्रीज़ है और इनका वीज़ा रेशो भी अच्छा है, तो ये वीज़ा आसानी से देते हैं। तो बेटर ये है कि आप छोटी कंट्री में अप्लाई करें। जब आपको किसी भी शेंजन में किसी एक भी कंट्री का वीज़ा आपको मिल जाए तो आप बाकी कंट्रीज़ में उसी वीज़ा पे जा सकते हैं। और सेटल होने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाए, तो जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपका पुर्तगाल होना चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल में जो है ना जो इमिग्रेशन है वो बहुत ईजी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है उनका। आप वहाँ पे जाते हैं, उनका एक इदारा है वहाँ, उनके साथ आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, और आप जब रजिस्टर हो जाते हैं तो एक सिस्टम, एक प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ता है और आप 1-2 महीने में लीगल हो जाते हैं। और आपको जो है ना TRC, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। जब आपको वो कार्ड मिल जाता है तो ये आपको आपके पासपोर्ट हासिल करने का जो है एक पाथ होता है, एक रूट होता है। जब आपको पहली TRC मिल जाती है तो बस फिर उसी पे आप लोगों को लीगली वहाँ पे टाइम गुजारते हैं। उसमें आप अगर आप चाहें तो आप वापस अपनी कंट्री में भी आ सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, वापस जा भी सकते हैं। लेकिन ये जो पहली दफ़ा जो चीज़ें होती है ना, ये बड़ी मुश्किल होती है। इसमें थोड़ी सी जो है ना आपको, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में, और ये बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा तरीक़ेकार होता है। आप पाकिस्तान में, दुबई में, इंडिया में किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं तो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, जो लोग आपको बोलते हैं कि हम डन पे काम करते हैं, हम यूरोप का वीज़ा डन पे लगवाते हैं 15 लाख पे, 20 लाख पे या 12 लाख पे, तो वो कोई जादू नहीं करते। वो भी यही चीज़ें करती है जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, ठीक है। वो भी यही चीज़ें करती है, वो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करते हैं और इस पे इतना ख़र्चा नहीं आता। तो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि बजाय इसके कि आप लोग गलत तरीके इख्तियार कर लें, तुर्की जाए या फिर आप यूक्रेन जाए। बहुत सारे लोग यूक्रेन को भी जो है ना सजेस्ट करते हैं कि यूक्रेन जाए, उसके साथ जो है ना पोलैंड और हंगरी और स्लोवाकिया के बॉर्डर्स लगे हुए हैं, तो और आप आराम से बस जा सकते हैं। तो ये कहने की हद तक तो आसान है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली वहाँ पे जाते हैं तो आप लोगों को फिर पता चल जाता है कि कितना मुश्किल है एक कंट्री से दूसरी कंट्री का बॉर्डर जो है ना क्रॉस करना। तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, इंडिया से भी बहुत सारे लोग देखे हैं, पाकिस्तान से भी, दुबई से भी, कि वो लोग पाकिस्तान में रहकर अपनी कंट्री से उनका कोई भी बिज़नेस नहीं होता। वो इन चीज़ों पे मेहनत करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो एक ग्राउंड बना लेते हैं, एक पूरा जो है ना सिस्टम क्रिएट करते हैं इन चीज़ों के लिए, और उसमें सब्र भी करते हैं, टाइम भी इन चीज़ों को देते हैं, तब जाके आखिर में उनको वीज़ा मिल जाता है। हमारी जो बदकिस्मती है वो ये है कि हमारी पासपोर्ट इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर पासपोर्ट स्ट्रांग होती तो हमारे लिए वीज़े हासिल करने में इतनी जो है ना तगवदो नहीं करनी पड़ती, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जो सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इस प्रोसेस को कम से कम आप लोगों को 1 साल तक तो देना चाहिए। 1 साल में ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। 1 साल से पहले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिनका जेन्युइन बिज़नेस है, ऑलरेडी वो चल रहा है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए तो ईजी है। या जो ऑलरेडी अच्छे जॉब पे हैं,
अच्छी सैलरी ले रहे हैं, मतलब 50,000 या 1 लाख तक, और वो उनकी सैलरी अब उनके अकाउंट में आ रही है, प्रॉपर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जो है ना ये चीज़ें फिर सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री और उसके बाद फिर अप्लाई, ये स्टेप रह जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं है, न जॉब है न बिज़नेस है, तो ये जो मैंने आप लोगों को बताई, आपको इन स्टेप से लाजिम गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और हर चीज़ के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत ख़ुद भी रिसर्च करना पड़ेगा, मालूमात लेनी पड़ेगी। अगर आप कंसल्टेंट या एजेंट का सहारा लेते हैं तो भी आप लोगों के पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस किस तरह होता है। एक दफ़ा आप लोग ये सेटअप बना लें, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है और फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बना सकते हैं, आप यूरोप का ट्रिप भी लगा सकते हैं, आप वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। इनके बग़ैर मुझे नहीं लगता कि किसी को यूरोप का वीज़ा मिल सकता है। बाकी मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में जो बात करता हूँ वीज़ों के हवाले से, तो मैं सारे जो दोस्त हैं जो मेरे देखने वाले हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग कंसल्टेंट्स से बचें। मैं इन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, मैंने बहुत सारे चक्कर लगाए हैं इस्लामाबाद के। 2008 से जब मैंने पहले अप्लाई की थी एक एजेंट के थ्रू, मेरे 1,20,000 जो है ना डूब गए थे। तो मुझे उस टाइम से जो है ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट पड़ गया और मैं काफ़ी चीज़ें स्टडी करता हूँ इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ों के हवाले से। तो उस टाइम मैंने ठान लिया था, और मैं उस टाइम भी ख़ुद 2008 जब रिफ्यूज़ल आया तो 2010 में फिर मैंने यूके जो स्टूडेंट वीज़ा था उसके लिए मैंने ख़ुद अप्लाई किया था। सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, हर चीज़ इसी इंटरनेट से मैंने ये सारी मालूमात ली थी और अपना फ़ाइल रेडी किया था। मुझे 1 हफ़्ते के अंदर वीज़ा मिला था, 1 हफ़्ते के अंदर। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे इन्होंने वीज़ा किस तरह दिया। हालांकि डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे अच्छे थे, ठीक थे। मैंने आईएलटीएस का सर्टिफिकेट भी लिया था, मेरे कॉलेज में जो एडमिशन था वो भी अच्छा था, A+ रेटिंग वाला कॉलेज था उस टाइम। और मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट भी आलमोस्ट डबल उनको शो किया था, 11-12 लाख रिक्वायर्ड था, मैंने 22 लाख शो किया था, ठीक है। हर चीज़ मैंने परफेक्ट की थी। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा जो है ना फ़र्स्ट टाइम था, तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि 1 हफ़्ते के अंदर उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। 24 अगस्त 2010 को मैंने अप्लाई किया था, 31 अगस्त 2010 को वीज़ा स्टिकर लगा था पासपोर्ट पे, 7 सितंबर 2010 को मेरा पासपोर्ट वापस मुझे मिला था। तो ये होता है जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है और जो प्रॉपर प्रोफाइल होता है, ये उसका असर होता है कि आपकी चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्लियर हो जाती है, आपको वीज़ा भी आसानी से मिलता है और एंड में आपको फिर यकीन भी नहीं आता कि ये किस तरह हो गया। लेकिन जो हकीकत है, जो मैंने आप लोगों को बताया, हकीकत यही है कि आप लोगों ने इस पे मेहनत करनी है। मेहनत के बग़ैर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं मिलती, स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, तब जाके आप कोई भी दुनिया का कोई भी काम देख ले आप, तो मेहनत के बग़ैर बहुत मुश्किल है। आप लोगों को एक स्ट्रगल से, एक मुसलसल जद्दोजहद से गुज़रना पड़ता है। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, कामयाबी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, तब जाके आपको कामयाबी मिलती है। और ये जो लोग आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई यूरोप ना आए, वहाँ पे काम नहीं है, हालात सख्त हैं, ये है वो है, तो मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का जो है ना आप लोगों में जुनून है, तो लाजिम इनको फॉलो करें, जाएं वहाँ पे, दुनिया देखें और देखें कि पाकिस्तान से बाहर लोग क्या करते हैं, किस तरह की दुनिया है, किस तरह की लाइफस्टाइल लोग गुजारते हैं, और आप लोगों को ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब गया तो मेरे दिल में भी बहुत सारी ख्वाहिशें थी। ये नहीं कि मैंने वहाँ पे बस आराम से मैं पाउंड्स कमाने लगा और आराम से मुझे जॉब मिल गया, ये नहीं, मैंने भी बहुत जो है ना सख्त टाइम गुजारा वहाँ पे। लेकिन जो है ना कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर सख्ती के बाद जो है ना राहत है, आसानी आती है। तो जो सख्ती थी वो गुज़र गई, सख्ती के बाद जो है ना फिर मुझे राहत मिल गई, मैंने अच्छा टाइम गुजारा वहाँ पे। जो दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं खाने पीने के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैंने कोई इस तरह का ब्रांड नहीं छोड़ा वहाँ पे जहाँ पे मैंने खाना नहीं खाया हो। और इसके अलावा जो टॉप ब्रांड्स के कपड़े हैं वहाँ पे वो भी मैंने अपने लिए ख़रीदे, मैंने अपने लिए टॉप ब्रांड्स के शूज़ भी ख़रीदे, घड़ियाँ भी ख़रीदी। DSLR कैमरा का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये बस हर बंदी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने लिए एक दिन अपना DSLR कैमरा ख़रीदूँगा। तो DSLR का कैमरा ब्रांड न्यू मैंने ख़रीद लिया। अभी मेरे सामने जो लैपटॉप पड़ा है, ये मैंने ब्रांड न्यू लैपटॉप
ख़रीद लिया था, एसर वाला। मेरे पास अपनी गाड़ी थी और पहले छोटी गाड़ी ख़रीदी थी। लाइसेंस जब पास किया तो मेरे पास छोटी गाड़ी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बड़ी गाड़ी ख़रीदी थी, 1.9 टर्बो वॉक्सवैगन, ठीक है। और उसका जो राइड है वो अभी तक मैं मिस कर रहा हूँ कि किस तरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल पे कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, जितने भी ख्वाहिशात थे पूरे हो गए। ये इस बरकत से कि मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा। और पाकिस्तान में 12-13 साल तक स्कूल कॉलेज गए थे, इंग्लिश प्रॉपर तरीके से बोल भी नहीं सकते थे, ठीक है। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे 2-3 साल बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश स्पीकिंग का, लिसनिंग का कोई मसला नहीं था। गोरों के साथ जो इंटरेक्शन होती थी वो भी इंग्लिश में ही होती है, आप कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, तो बड़ी आसानी थी। शुरू में मुश्किल था, बाद में बड़ी आसानी हो गई। और इंग्लिश का जो लैंग्वेज है ये भी एक माहौल वाला चीज़ है, जब आप उसी माहौल में एंटर हो जाते हैं कोई भी लैंग्वेज आप आराम से सीख सकते हैं। तो अब मुझे इंग्लिश का भी कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। और बस कहने का मकसद ये है कि जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं कि भाई आप यूरोप ना आएँ, तो मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि आप जाएं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, पहले इसको टाइम दें, ठीक है, और मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपके ख्वाब पूरे होंगे और आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। शर्त यह है कि आप वो मेहनत दिल से करें, ठीक है, और साथ में अल्लाह से भी रुजू किया करें, उसके साथ जो राब्ता है वो भी कायम रखें। तो ये राब्ता जब कायम रहेगा, साथ में मेहनत करोगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को आपकी मेहनत का फल मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी मालूमाती वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लाता रहूँगा। मिलता हूँ एक और नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।